नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फिर मैं आपके बीच करंट अफेयर्स का एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह के प्रथम वीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक दास को 1 अगस्त 2021 से नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सीजीए के रूप में कार्यभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक CGA प्रधान लेखा सलाहकार हैं। CGA का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न वित्तीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का स्थान लिया, जो 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 2017 को अति विशिष्ट सेवा पदक और 2007 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया था। 1 अगस्त को देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। यह 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियमन की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया गया। कानून ने 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि ट्रिपल तलाक की प्रथा अवैध है। इस फैसले के बाद सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया था। संसद ने 30 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला अधिनियम विवाह पर अधिकारों का संरक्षण पारित किया। मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में वह बुसेनाज सुरमेनली से हार गईं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। वह विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। उन्होंने 2018 और 2019 AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीते हैं। वह ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली असम की पहली महिला एथलीट और दूसरी मुक्केबाज हैं। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारने के बाद 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। वह लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहलवान सुशील कुमार एकमात्र अन्य भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे। वह लगातार ओलंपिक खेलों में एकल पदक जीतने वाली दुनिया की चौथी महिला भी बन गई हैं। PV सिंधु को मिले प्रमुख सम्मान नीचे सूचीबद्ध हैं।
ओलंपिक खेल की बात करें तो 2016 में रजत और 2020 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इसी तरह से विश्व चैंपियनशिप में 2018 में रजत और 2019 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। राष्ट्रमंडल खेल में भी 2014 में कांस्य पदक, 2018 में रजत और एशियाई खेल में 2018 में रजत पदक जीता था। पुर पुसरला वेंकट सिंधु यानी कि पीवी सिंधु की बात करें तो वह एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं। वह बैडमिंटन में ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। उन्हें जनवरी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री की प्राप्तकर्ता भी हैं। सरकार डिजिटलीकृत भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। यह किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने कृषि का एक डिजिटल इकोसिस्टम एग्रिस्टैक बनाने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। सरकार ने डेटा के छोटे हिस्से के आधार पर अवधारणाओं के सबूत यानी कि पीओसी विकसित करने के लिए चयनित कंपनियों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए डेटा नीति लाने के लिए कृषि मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संपर्क में है। प्रस्तावित डेटाबेस इनपुट लागत को कम करने, गुणवत्ता में सुधार और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। डेटाबेस का उपयोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चुनने के लिए किया जा सकता है। यह किसानों की आय बढ़ाने और कृषि की दक्षता में सुधार करने में भी मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए भारत द्वारा संभाली जाएगी। 2020 सॉरी 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत ने फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत की अध्यक्षता में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही और प्रभावशीलता के सिद्धांत भारत का मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में बहुपक्षवाद, कानून के शासन और एक निष्पक्ष और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए समर्पित है। टीएस तिरुमूर्ति वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। बात अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। साइरस पूनावाला को 2021 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से 13 अगस्त को एक पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह आमतौर पर लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को होता है। इस साल यह महामारी के कारण 13 अगस्त को होगा। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक के अनुसार
श्री पूनावाला को कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और NR नारायण मूर्ति को इस पुरस्कार के से सम्मानित किया जा चुका है। श्री पूनावाला पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII विश्व स्तर पर उत्पादित और बेची जाने वाली खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। साइरस पूनावाला के बेटे अदार पूनावाला इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंडियन बैंक ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन भारत प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप संयुक्त अनुसंधान और विकास व्यवस्था प्रदान करके MSME क्षेत्र को मदद करती है। यह उस्मायन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इंडियन बैंक द्वारा स्टार्टअप्स को उनकी कार्यशील पूंजी या मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह पहल बैंक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है। बात अगर इंडियन बैंक की करें तो इंडियन बैंक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। यह देश का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 19 साल की उम्र में हासिल की है। वह बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना 8,611 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़े। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी हैं। इससे पहले साजिद सतपारा 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। लिनो लेसेडेली केटू के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां पाकिस्तान, नेपाल और चीन में स्थित हैं। केटू की बात करें तो यह काराकोरम रेंज में स्थित है। इसे सैवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह 8,611 मीटर यानी कि 28,251 फीट की ऊंचाई वाला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। शोधकर्ताओं ने एक नए खोजे गए मेढक का नाम प्रसिद्ध भारतीय पादप आनुवांशिकीविद प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पर रखा। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट से डिक्रोग्लोसिडे परिवार से संबंधित मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे मिनरवर्या पेंटाली नाम दिया गया है। मेढक की इस नई प्रजाति की पहचान बाहरी आकारिकी, DNA और कॉलिंग पैटर्न जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर की गई है। मेढक की यह नई प्रजाति केरल और तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर पाई गई। शोधकर्ताओं के अनुसार यह नई प्रजाति केवल दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। यह सबसे नन्हे मिनेवरियन मेढकों में से एक है। अध्ययन ने प्रायद्वीपीय भारत से जीनस के सभी ज्ञात सदस्यों की वर्गीकरण स्थिति का खुलासा किया। बात अगर दीपक पेंटल की करें तो वे पादप आनुवांशिकीविद के विख्यात शोधकर्ता हैं। ट्रांसजेनिक्स
का विकास और सरसों और कपास का प्रजनन उनके शोध का मुख्य क्षेत्र है। एसएसी को म्यांमार की कार्यवाहक सरकार के रूप में फिर से गठन के बाद राज्य प्रशासन परिषद एसएसी के अध्यक्ष मीन आंग लाइंग म्यांमार के प्रधानमंत्री बन गए। म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग म्यांमार की कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मिन आंग लाइंग ने भी एक टेलीविजन भाषण में अगस्त 2023 तक चुनाव कराने का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रशासन म्यांमार पर आसियान द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय दूत के साथ काम करने को तैयार है। सैन्य सरकार और उसके विरोधियों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए म्यांमार के लिए एक विशेष दूत को अंतिम रूप देने के लिए आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 से 7 अगस्त के बीच होने वाली है। जनरल लाइंग 1 फरवरी को आंग सान सूकी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद फरवरी में म्यांमार में सत्ता में आए। तब से राज्य प्रशासन परिषद एसएसी म्यांमार का शासन कर रही है। बात अगर म्यांमार की करें तो इससे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था और यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी नायपडी नायपीडा नायपीडा और मुद्रा बर्मी क्यात है। इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच एक आभासी बैठक के दौरान हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक का उद्घाटन दिसंबर 2020 में किया गया था। 1 अगस्त को पहली मालगाड़ी अलीपुरद्वार डिवीजन के दमदीम स्टेशन से रवाना हुई और हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग से बांग्लादेश के चिलाहाटी पहुंचेगी। आज़ादी के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच केवल 7 रेल लिंक चल रहे थे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 5 मार्ग अब काम कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर उनकी बात करें तो पेट्रापोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश, गेदे भारत, दर्शन बांग्लादेश, सिंघाबाद भारत, रोहनपुर बांग्लादेश, राधिकापुर भारत, बिरोल बांग्लादेश, हल्दीबाड़ी भारत और चिलाहाटी बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक 1965 तक चालू था। 1965 के युद्ध के बाद इसे काट दिया गया था। इसका निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2017 में समाप्त हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की एक श्रृंखला खोली जाएगी ताकि दैनिक जरूरतों के उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचा जा सके। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 के करीब स्टोर खोले जाएंगे। राज्य सरकार इन दुकानों के माध्यम से न्यूनतम मासिक आय 15,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटी भी देगी। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड HAICL इन स्टोरों की फ्रेंचाइजी आवंटित करेगा। फ्रेंचाइजी आवंटन में 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं और विशेष विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। फ्रेंचाइजी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। मैच के तीसरे क्वार्टर में भारत ने बढ़त बनाई। भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने गोल किए। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया था। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। इसने 1980 में मास्को ओलंपिक में आखिरी पदक जीता था। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का अब तक का चौथा पदक है। हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए शासी निकाय है। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 राज्यों के प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना भारत के 10 राज्यों में लगभग 120 बांधों में लागू की जाएगी। केंद्रीय जल आयोग (CWC) राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। दूसरा, बांध पुनर्वास और सुरक्षा परियोजना ड्रिप 2 नवीन तकनीकों का उपयोग करेगी और बांध सुरक्षा दिशा निर्देशों का निर्माण करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। ड्रिप 2 में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन भी शामिल होंगे। विश्व बैंक ने पहले बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप 1 को लागू करने में वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। इसने भारत के 6 राज्यों में 223 बांधों की सुरक्षा और टिकाऊ प्रदर्शन में सुधार किया था। बात अगर विश्व बैंक की करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास जी हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी और MD अंशुला कांटो जी हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। BRO ने उमलिंगला दर्रे से होते हुए 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया है और यह एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। BRO ने बोलीविया में ज्वालामुखी उतरुंकु को 8,953 फीट की ऊंचाई पर जोड़ने वाली सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह स्थानीय आबादी को लेह से चिसुमले और डेमचोक को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक सीधा मार्ग प्रदान करता है। सड़क का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर, जो 17,700 फीट पर है, की ऊंचाई से काफ़ी ऊपर किया गया है। लेह में खारदुंग ला दर्रा 17,582 फीट की ऊंचाई पर है। बात अगर सीमा सड़क संगठन BRO की करें तो इसका गठन 7 मई 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजीव चौधरी BRO के वर्तमान महानिदेशक हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय UAS बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विशेष रूप से कर्नाटक से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में 2018 में भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति AEP के तहत कर्नाटक से कृषि निर्यात बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया की स्थापना करके उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। एपीडा और UAS के बीच साझेदारी से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने,
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंग मुथु और डॉक्टर एस राजेंद्र प्रसाद कुलपति यूएएस बेंगलुरु की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एपीडा की बात करें तो इसका गठन 1986 में हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 39 सदस्य होते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक आरसीएस उड़ान के तहत इम्फाल, मणिपुर और शिलांग, मेघालय के बीच पहली सीधी उड़ान शुरू हुई है। उड़ान 4 बोली प्रक्रिया के दौरान इंडिगो को इम्फाल शिलांग मार्ग दिया गया था। यह पूर्वोत्तर भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्यों के बीच हवाई संपर्क प्रदान करेगा। इम्फाल और शिलांग के बीच की दूरी अब सिर्फ 60 मिनट में तय की जा सकती है। उड़ान योजना के तहत शिलांग इम्फाल से जुड़ने वाला दूसरा शहर है। एयरलाइन एक सप्ताह में 4 उड़ानें संचालित करेगी। बात अगर क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक आरसीएस उड़ान की बात करें तो इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आम आदमी को सस्ती विमानन सेवाएं प्रदान करना और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बीच विमानन संपर्क को बढ़ाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रूसी पहलवान जाबुर उगुएव से फाइनल हारने के बाद रजत पदक जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है। यह टोक्यो ओलंपिक में दूसरा रजत पदक भी है। रवि कुमार, केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय पहलवान हैं। रवि काजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनाएव को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। रवि कुमार दहिया ने 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। भारत का पहला राष्ट्रीय हार्ट फेल्योर बायोबैंक एनएचएफबी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में लॉन्च किया गया है। यह भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त, बायोप्सी और नैदानिक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। भारत के पास ऐसा कोई हार्ट फेलियर बायोबैंक नहीं है। यह बायोबैंक उन रोगियों को भी लाभ प्रदान करेगा जो दिल की विफलता से पीड़ित हैं। यह सुविधा भारतीय बच्चों और वयस्कों में हृदय रोगों और हृदय गति रुकने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत उपयोगी होगी। बायोबैंक पोस्ट कोविड हार्ट फेल्योर के अनुसंधान और उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। असम सरकार, असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य में विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत राज्य भर के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए 13,200 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। समझौता ज्ञापन राज्य के अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा देगा और राज्य के विकास में प्रतिमान बदलाव लाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्षों में राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, स्टेडियम, पर्यटन केंद्र और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। बात अगर असम की करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इसमें 34 जिले हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7 हैं।
असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडों के लिए जाना जाता है। जर्मनी संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बन गया है। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर लिंडनर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां जमा की। संशोधनों के लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते ISAFA की पुष्टि करने वाला पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश समूह में शामिल हो सके। अब उष्णकटिबंधीय से बाहर के देश भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की करें तो इसे 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के तेजी से और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता नवंबर 2016 में माराकेच में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश VM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर राज्यपाल BS कोश्यारी ने नियुक्त किया है। यह सीट पिछले 1 साल से खाली थी। न्यायमूर्ति ML तहलियानी ने अगस्त 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। लोकायुक्त की स्थापना पहली बार 1971 में महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। बात अगर लोकायुक्त की करें तो यह एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी नागरिक सरकारी अधिकारियों या निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज करा सकता है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत ने कोच्चि के तट पर समुद्री परीक्षण शुरू किया। इसे भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय DND द्वारा डिजाइन किया गया है और कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में बनाया गया है। INS विक्रांत में 75% स्वदेशी सामग्री है और इसे पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS विक्रांत यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसमें 14 डेक और 2300 डिब्बे हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। इसका डिजाइन पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है। सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली है। वह 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह खेलों में उपलब्धि के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। इसे सबसे पहले
विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। धृति बनर्जी एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जो प्राणी शास्त्र, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान में शोध कर रही हैं। 2012 से वह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के डिजिटल अनुक्रम सूचना परियोजना की समन्वयक रही हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के निदेशक के रूप में धृति बनर्जी को नियुक्ति को मंजूरी दी है। बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वीमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन जेडएफआई शीर्षक वाले दस्तावेज का सह-लेखन किया था। वह उस टीम का भी हिस्सा थी जिसने जेडएसआई के पहले महानिदेशक थॉमस नेल्सन अन्नाडेल की कब्र का पता लगाया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का छठा पदक था। पुनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कांस्य पदक मैच में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराया। भारत ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। वे मीराबाई चानू और रवि दहिया रजत और पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य हैं। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2008 के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता बन गए हैं। वह स्वतंत्र भारत के एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी हैं। 1900 में पेरिस में नॉर्मस प्रिचर्ड ने देश के लिए 2 सिल्वर मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चेक गणराज्य के जैकब वडलेज 86.67 मीटर से आगे रहे। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां पदक था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप करंट अफेयर्स, जीके, जीएस से जुड़े से संबंधित क्विज़ देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दे दिया है। तो आप उस लिंक के थ्रू चैनल को ज्वाइन करिए और क्विज़ भी दीजिए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।